नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु का ये टैक्स स्पेशल। मैं हूं स्वाति रायना। युवाओं का रुझान स्वरोजगार की तरफ बढ़े, इसके लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया। अब इसके पीछे मंशा थी कि देश के युवा जॉब क्रिएटर बने, लेकिन इस सपने को पूरा होने में एंजल टैक्स एक बड़ा रोड़ा है। क्या है ये एंजल टैक्स? क्या एंजल टैक्स वाकई स्टार्टअप के लिए नुकसानदेह है? आप सफल एंटरप्रेन्योर बने और आपका स्टार्टअप फायदे का सौदा हो, इसके लिए एंजल टैक्स की तमाम बारीकियां जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और यही बताने के लिए हमारे साथ टैक्स जुड़ी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील कर। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के इस टैक्स स्पेशल एपिसोड में। और काफी समय से हम सोच रहे थे कि क्यों ना एंजल टैक्स पर एक खास शो किया जाए, और यही सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार एंजल टैक्स है क्या? देखिए स्वाति, फाइनेंस एक्ट 2009 में कानून आया था कि जहां कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बुक वैल्यू से ज्यादा शेयर प्राइस पे इशू करती है, अगर मान लो नया शेयर आप इशू कर रहे हैं, बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे कर रहे हैं, तो उस पर आपको डिफरेंस पर टैक्स देना होगा सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 7B में। ये कानून इसलिए लाया गया था कि जो लोग क्या करते थे कि अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को बड़े हायर प्रीमियम पर इशू कर दिया करते थे और उस पैसे को कन्वर्ट कर लिया करते थे ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में। 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर दिया, उसके बाद में उसको 2 रुपए का बेच दिया, तो 98 रुपए आपने ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कानून लाया इसलिए गया था कि जो लोग ये खेल कर रहे थे, जो ये कन्वर्जन चल रहा था, उसको रोका जाए, उस लूप होल को उसको प्लग किया जाए। लेकिन जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ तो इसकी मार सबसे पहले स्टार्टअप पे पड़ी, सबसे बड़े एंजल इन्वेस्टर्स पे पड़ी। हुआ ये कि स्टार्टअप में होता क्या है, जनरली जो स्टार्टअप हमारे यंगस्टर्स शुरू करते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है, एक विचार होता है, और उस विचार के नाम पर ही वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंजल इन्वेस्टर। उनको लगता है कि फ्यूचर में ये रिटर्न देके जाएंगे। लेकिन बुक वैल्यू शेयर्स की बहुत कम होती है। तो हुआ ये कि जिस एंजल इन्वेस्टर ने उस आइडिया को परचेज किया, उस पर प्रीमियम दिया, बाद में पता चला कि इस धारा सेक्शन 56(2) में ये तो टैक्सेबल हो रहा है, तो उसको नाम दे दिया गया एंजल टैक्स का। डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू करने शुरू किए, हमने बड़ा इस पर शोर किया, लोगों को समझाया, सरकार को समझाया। और आपको ध्यान होगा जी बिजनेस के माध्यम से हमने मार्च 2018 से पहले, जब बजट आ रहा था फरवरी 2018 से पहले, तो हमने इस पर काफी बात की थी। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सरकार ने 11 अप्रैल 2018 को नियमों में कुछ ढील दी। DIPP ने एक नोटिफिकेशन दिया 364, उसमें यह कहा कि अगर आप स्टार्टअप है, इलिजिबल स्टार्टअप है, हमें ये टर्म्स, ये कानून की बारीकियां समझनी पड़ेंगी। यू शुड बी एलिजिबल स्टार्टअप। और अगर आप 10 करोड़ रुपए तक आप इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो आपको इस एंजल टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी। आपको सेक्शन 56(2) 7B में वो टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए में भी दे रहे हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि खाली आपको एलिजिबल स्टार्टअप होने से काम नहीं चलेगा। आपको DIPP में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज ए स्टार्टअप। और सबसे बड़ी बात जो लोग गलती करते हैं स्वाति, आपको इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ऑफ बोर्ड से अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। आपको दोनों सर्टिफिकेशन चाहिए, खाली एक सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी यंग स्टार्टअप है, वो ध्यान रखिए, अगर आपको इस नोटिफिकेशन का फायदा लेना है, इस एंजल टैक्स से छूट लेनी है, तो आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हमें इसको नहीं, लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है स्वाति, बिल्कुल भी। आप DIPP की वेबसाइट पे जाइए, आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे आप फॉर्म 1 और फॉर्म 2 भर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली अप्रूवल आती है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपसे मांगते हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है तो आपको अप्रूवल आ जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए सुनील जी, एक एंजल इन्वेस्टर क्या हुआ और एंजल टैक्स नाम क्यों? मतलब सुनने में तो लगता है कि हाँ कोई फरिश्ता हुआ, फरिश्ता हुआ, एंजल का मतलब तो वही हुआ। देखिए, लेकिन यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए थोड़ी मुसीबत तो नहीं? देखिए स्वाति, होता क्या है कि एंजल का मतलब है फरिश्ता, और फरिश्ता हुआ है जो आपका बुरे वक्त में आपको सहायता करे, आपको गिफ्ट दे। ये कंसेप्ट हमारे पास बेसिकली वेस्टर्न नेशन से आया था। हमारे यहाँ पर जब इंडस्ट्री आज से 20-25 साल पहले शुरू होती थी, तो हमारे पास एक ही तरीका होता था, या तो अपनी जो कैपिटल है उससे पैसा लगा दीजिए, या आपके पास में आपको डेट लेना होता था।
लेकिन उसे कैपिटल बेस ज्यादा नहीं बन पाता था। ये एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल फंड जो आए हैं, HNI जो आए हैं, इन्होंने जो आइडियाज है उसके ऊपर पैसा लगाना शुरू किया, उनकी वैल्यूएशन को बढ़ाना शुरू किया। आप देखिए ना, जितने फ्लिपकार्ट है, ओयो है, उबर है, ये सारे स्टार्टअप्स हैं। इन लोगों ने आज इनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन 1 ट्रिलियन हो रही है, और ये एंजल इन्वेस्टर्स ने उनको शुरू में पैसा लगाते हैं जबकि वो यूनिट ज्यादा लॉस प्रॉफिट में नहीं होती है, ज्यादा लॉसेज में होती है। पर आइडिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए और लगता है कि इसकी फ्यूचर रिटर्न्स आएंगी, ये एंजल इन्वेस्टर्स में पैसा लगाते हैं और कामयाब भी होते हैं। हमने देखा है हिंदुस्तान में एंजल इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा भी कमाया है इसमें। मैं अपना कोई एक काम शुरू करती हूँ प्रिंटिंग का, जैसे तो मान लिया जाएगा कि मेरा एक स्टार्टअप है कि उसके भी कुछ पैरामीटर्स है जिसके तहत कहा जाएगा कि हाँ मेरा काम स्टार्टअप माना जाएगा। बिल्कुल स्वाति, आपको स्टार्टअप इंडिया पे अगर आप जाएंगे तो उसमें एलिजिबल बिजनेस की लिस्ट रखी है कि एलिजिबल बिजनेस क्या है स्टार्टअप के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, आपका कोई न्यू आइडिया होना चाहिए, उससे जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, उससे वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, और स्टार्टअप के लिए जो एलिजिबल लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट में आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्टअप किसे कहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर सेट की गई है। DIPP की वेबसाइट पर आपको एलिजिबल का स्टार्टअप का आपको बता रखा है कि ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब हाल के दिनों में हमने देखा है कि स्टार्टअप से बेहतर प्रदर्शन किया है, सुनील जी आपने कहा भी, लेकिन सर इस कॉन्सेप्ट को समझाइए कि शेयर की कीमत बुक वैल्यू से ज्यादा कैसे, उस केस में क्या? देखिए होता क्या है स्वाति कि शेयर्स की बुक वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठाइए 31 मार्च की, असेट्स की वैल्यू में से लायबिलिटीज की वैल्यू को कम कर दीजिए और नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उस शेयर की बुक वैल्यू आ जाती है। ये एक बिल्कुल बेसिक फंडा है, लेकिन एक दूसरा फंडा भी है, उसको कहते हैं हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। उसका मतलब ये होता है कि जो स्टार्टअप अगले 5 सालों में पैसा कमाएगा, या कोई भी इंडस्ट्री जो अगले 5 सालों में पैसा कमाएगा, उसकी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू आज निकालते हैं, और अगर वो प्रॉफिट कमाने जा रहा है अगले 5 सालों में, तो नेचुरली उसकी जो मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाती है। और जो वैल्यूएशन के रूल दे रखे हैं उसमें हमें 2 ऑप्शन दे रखी थी, आइदर बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू टू बी सर्टिफाइड बाय द मर्चेंट बैंकर। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू पर जब हम इसको शेयर्स को इशू करते थे तो सरकार उसको मान लिया करती थी, लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ 2016 में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो आपने बनाया है, ये जो आपने प्रोजेक्शंस किए हैं ये ज्यादा है, हम इसको नहीं मानते। इसीलिए ये नोटिफिकेशन आया है कि 10 करोड़ तक की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, आपको ये सेक्शन ही लागू नहीं होगा। तो एंजल इन्वेस्टर को एक छूट दी गई कि 10 करोड़ तक की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा 56(2)(7)(b) से। ठीक है, चलिए एंजल टैक्स पर चर्चा करें, इस बीच कुछ कॉलर से भी बात करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ लाइव सुनील जी जुड़े हुए हैं कोलकाता से, त्रिलोक जी। त्रिलोक जी स्वागत है आपका मनी गुरु के हमारे स्पेशल टैक्स एपिसोड में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? त्रिलोक जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी जी त्रिलोक जी, टेलीविजन वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज सर। हाँ यस, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी बताइए सवाल। सर टेलीविजन बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। चलिए त्रिलोक जी ये कह भी रहे हैं कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है मैं और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हूँ। पत्नी के निधन पर फैमिली पेंशन मिली है। जी जी त्रिलोक जी बताइए बताइए। त्रिलोक जी चलिए आपसे ऐसे बात हो नहीं पाएगी क्योंकि थोड़ा सा टेलीविजन वॉल्यूम आपका ऑन है। आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, जरा इसका जवाब शांति से सुनिए। अब त्रिलोक जी के सवाल आप देख भी पा रहे हैं कि पत्नी के निधन पर फैमिली पेंशन मिली है, अब इसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी इनके लिए, राहत इन्हें मिल पाएगी इसमें? देखिए स्वाति, हमारे यहाँ जो टैक्स के नियम हैं उसमें हमें थोड़ा कानून की बारीकियों में जाना पड़ेगा। पेंशन को 2 हिस्सों में टैक्स किया जाता है। अगर पेंशन आपके एम्प्लॉयर से मिल रही है जहां आपने काम किया है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। अगर पेंशन दूसरे एम्प्लॉयर से मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। क्योंकि आपकी पत्नी का निधन हो गया है, आपको जो फैमिली पेंशन मिलेगी जो पत्नी के कारण मिल रही है आपको, वो आपके एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही है, इसलिए आपको वो जो टैक्सेबल होगा फैमिली पेंशन में वो धारा 56 में ही टैक्सेबल होगा। और जो आपकी सैलरी मिल रही है, आपको जो पेंशन मिल रही है अपने एम्प्लॉयर से, वो आपके सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। हाँ, फैमिली पेंशन पे एक छूट दी है सरकार ने,
15,000 रुपए तक की आपको एक डिडक्शन मिलती है, वो आप क्लेम कर सकते हो। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ पास ईमेल से आया है, और ये सवाल है प्रमोद जीवाने जी का। प्रमोद जी सवाल पूछ रहे हैं कि सैलरी इनके 9.5 लाख रुपए, माफ कीजिए, सालाना है, और 1.5 लाख इन्होंने सेविंग दिखाई है अपनी। 4,000 रुपए प्रति महीना टैक्स डिडक्शन अभी हो रहा है, क्या टैक्स बचाने का कोई दूसरा तरीका है? देखिए प्रमोद जी, अगर आपका सवाल ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 से है तो आप वो टाइम निकल चुका है, क्योंकि आपको 31 मार्च 2018 से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती हैं। और अगर आपका ये सवाल 18-19 फाइनेंशियल ईयर का है तो आप मत घबराइए, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आपने जैसे बताया कि आपने ATC में 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स ली हैं, तो आपको 50,000 रुपए की छूट एक और मिलती है अगर आप पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में सेक्शन 80CC-D में उसको जमा करवाते हैं। तो एक छूट तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, मेडिक्लेम के भी आपको छूट मिलती है। अगर आप अपना मेडिक्लेम करवाते हैं अपनी फैमिली का सेक्शन 80D में तो 30,000 रुपए, और पेरेंट्स की सेवा करते हैं, पेरेंट्स का भी करवाते हैं तो 50,000 रुपए की छूट पेरेंट्स के लिए और मिलती है। तीसरी छूट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, मगर आप रेंट पर रहते हैं, तो रेंट के बेस पे आपको 5,000 रुपए महीना यानी 60,000 रुपए साल की छूट और मिलती है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका हाउसिंग लोन है तो 2 लाख रुपए की छूट आपको मिलेगी इंटरेस्ट की। तो ये सब करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी कम कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं जल्दी से। जलंधर से मनदीप जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? मैम, मेरी सैलरी 5 लाख ईयरली है और वाइफ की सैलरी 1 लाख ईयरली है। तो मैं F&O में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या मुझे वाइफ के नाम पे कोई बेनिफिट हो सकता है अगर मैं वो ट्रेड करूँ तो? देखिए मनदीप जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि F&O होते क्या हैं। F&O की फुल फॉर्म है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई भी काम करते हैं तो उसको ट्रेडिंग माना जाता है। उससे होने वाली इनकम या होने वाले लॉस को बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस माना जाता है। जैसा कि आपने बताया कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम से वो कोई काम करते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि अगर आपने पैसा अपनी वाइफ को दिया और वही पैसा उन्होंने F&O में लगाया तो क्लबिंग प्रोविजन के तहत वो इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। इसलिए आप अपने हाथ में कीजिए या वाइफ के हाथ में कीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए कुछ और कॉलर ले, उससे पहले जरा एंजल टैक्स का एक बार फिर से रुक करते हैं सुनील जी। अब ये सवाल सामने आता है कि सबसे पहले कि कोई भी काम है, छूट क्या मिलेगी, क्या रिबेट मिलेगी, क्या डिडक्शंस मिलेगी इनकम टैक्स के तहत? तो क्या एंजल टैक्स में इनकम टैक्स के अंतर्गत छूट है? देखिए स्वाति, दोनों अलग अलग बातें हैं। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप को सरकार ने इनकम टैक्स में एक छूट दी थी सेक्शन 80 IAC में, कि अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है तो आपको 80 IAC में छूट मिलती है। और वो छूट का पैमाना क्या है, मैं उसमें एक जो कानून की बारीकी है वो समझाऊंगा। कि एलिजिबल स्टार्टअप 3 हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म। लेकिन ध्यान रखिए KKB काम की जो बात है या कानून की जो बारीकी है, अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको इनकम टैक्स की छूट जो मिलेगी वो खाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में मिलती है। इसलिए अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप हैं तो कृपया पार्टनरशिप फर्म ना बनाएं। अपना कंस्टिट्यूशन या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रखना पड़ेगा या आपको प्राइवेट लिमिटेड रखना पड़ेगा। दूसरा, ये छूट जो मिलती है, आप जब आपकी कंपनी स्टार्टअप जो एलिजिबल है वो 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2021 के बीच में एस्टैब्लिश होनी चाहिए। और तीसरा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि आपको किन्हीं 7 सालों में, आउट ऑफ एनी 7 ईयर्स, 3 साल तक आप 100% छूट ले सकते हैं। 100% टैक्स माफ, आप पर कोई सरकार टैक्स नहीं लेगी। लेकिन ध्यान रखिए, जिस साल भी आपकी टर्नओवर 25 करोड़ को पार कर जाएगी, आप स्टार्टअप से बाहर निकल जाएंगे। सरकार कहेगी नहीं, अब आप स्टार्टअप नहीं है, आपको छूट की जरूरत नहीं है, इसलिए आप टैक्स दे दीजिए। तो आपको चूज करना है अपने फ्यूचर प्लान्स को कि मैं कब टर्नओवर क्रॉस करूंगा और मुझे कौन सा साल चूज करना है जहां से मुझे एलिजिबल अपनी जो डिडक्शन है 80 IAC की वो आपको क्लेम करनी है। ओके सर, एक और लाइव कॉलर से बात करते हैं। हिमाचल से इस वक्त हमारे साथ कृष्णा जी जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सवाल मेरा सुनील जी के साथ एक पहला सवाल है।
बताइए सर। मेरा सुनील जी से एक सवाल है कि मेरे को इन्होंने ऑर्डर की कॉपी मई में दे दी थी कि आपकी तरफ कोई टैक्स का पैसा नहीं है हमारा। हाँ। और उसके बाद आज मेरे को बोल रहे हैं कि आपके साथ हमारा 1 लाख रुपए निकल रहा है टैक्स का। ओके। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है और या मिसेज के रिटर्न में दिखानी है। ओके। हम दूसरे सवाल का जवाब पहले देते हैं आपको। देखिए, प्रॉपर्टी आपके पास अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने अपने सोर्सेज से कमाई है, तो आपकी रिटर्न में दिखाई जाएगी। अगर वाइफ की प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल, उसने अपने सोर्स से कमाई है, तो उसको वाइफ की रिटर्न में ही दिखाना होगा। जहां तक सवाल बच्चों का है, अगर बच्चे माइनर हैं तो वो इनकम, वो प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी, आपकी इसमें आएगी। और अगर वो माइनर नहीं है, मेजर हैं, तो उनके हेड में ही जाएगी। जहां तक सवाल है आपका पहला सवाल कि आपको पहले इनकम टैक्स ने एक इंटीमेशन भेजी थी कि कोई टैक्स लायबिलिटी पे नहीं है, और बाद में दोबारा इंटीमेशन भेजी है कि 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी है। जहां तक मैं समझा हूं कि ये शायद आपका जो असेसमेंट ईयर होगा, ये असेसमेंट ईयर 17-18 का केस होगा, जिसमें पहले आपको एक इंटीमेशन आई होगी 143(1)(a) में, और बाद में जो इंटीमेशन आई है वो हो सकता है 143(1) में आई है। बिल्कुल मत घबराइए, आप जाइए, आप देखिए कि आपने जो कंप्यूटेशन आपने दी थी और जो डिपार्टमेंट ने आपकी कंप्यूटेशन की है, किस कारण से वो टैक्स निकला है। क्या आपने कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक की थी, या आपने कोई ऐसी छूट ले ली थी जो आपको छूट नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर गलती डिपार्टमेंट की है तो आप ठाट से कंप्लायंस में जाइए या 154 में रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं, और अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो वो आपको डिमांड खत्म हो जाएगी। कितना समय लगता है नॉर्मली इस प्रक्रिया में? देखिए, 154 की रेक्टिफिकेशन में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, और 6 महीने से 1 साल के बीच में भी लग जाता है। लेकिन जो पहला जो मिस्टेक को कंप्लायंस करने वाला है, उसमें हमने देखा है प्रैक्टिकली कि बहुत जल्दी जवाब सीपीसी बेंगलुरु से आता है। अगर सिंपल मिस्टेक है, अर्थमेटिकल मिस्टेक है, तो 1-1.5 महीने में वो खत्म हो जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। कुछ और दर्शकों के सवाल हम शामिल करेंगे आज अपने इस टैक्स स्पेशल एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। सहजता से भी उठाए जा सकते हैं गंभीर सवाल। क्या फिट दिखना सितारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? 100% हाँ है, 100% हाँ। ओके। हंसते मुस्कुराते भी तो की जा सकती है काम की बात। हमारी फील्ड में थकना मना है, थकना मना है, राइट। और दूसरा बुढ़ा होना जुर्म है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर मुझे समझता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। वाह, क्या बात है। मार्केट गुरु अनिल सिंघवी का नया अंदाज। मेरे कार्यक्रम के अंत में 2 चीजें होती है जो मैंने कहा कि वो आपके लिए थोड़ा सरप्राइज होगा। पहला होता है मैन ऑफ द मैच। घर मेरा अवार्ड आना है, घर भेज देना मेरा अवार्ड। एक सलाम देश के उन सैनिकों के नाम जो सरहद पर खड़े होकर दिन रात 24 घंटे आपकी और हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद। देश की बात अनिल सिंघवी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। एक्शन शुरू हुआ ही है, और इन्होंने एक अल फुटेम करके जो ग्रुप है उसके साथ टाई अप किया है। सिनेमा कारोबार के लिए जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। अब पीवीआर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी निकल रहे हैं। पैसा तो गल्फ में बहुत है लोगों के पास, खर्च करने की जगह चाहिए उन्हें, तो वहां पे जो लग्जरी चेन जो मल्टीप्लेक्सेस की है, जो पीवीआर की खासियत है, वो वहां पर होगी। कैसे कर लेते हैं आप? सर, आपने किया जो कि आपने बताई खबर, और आपने बताई उसकी इंपॉर्टेंस, और उसके बाद बैंकिंग शेयरों की बढ़िया दमदार तेजी के बाद एनबीएफसी शेयर थोड़े पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं। यहां पर मुझे लगता है थोड़ी और तेजी बन सकती है। आज सुबह जब हमने 8 बजे कमेंट्री दी एनबीएफसी, दोनों एनबीएफसी देख लीजिए, आज दोनों एनबीएफसी चार्ट टॉप कर रहे हैं, एकदम नंबर 1 पे बैठे हैं दोनों ही।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु का टैक्स स्पेशल। हमारे साथ आज खास मेहमान है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी, और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अमीश कुमार हमारे साथ है। अमीश जी लुधियाना से हमारे साथ है। अमीश जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर क्या मदद कर सकते हैं आपकी। हाँ जी, थैंक यू मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कॉल लेने के लिए। वेलकम सर, बताइए अब। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक प्राइवेट सैलरी लेता हूँ, प्राइवेट कंपनी में बुलाया हूँ। उसमें मैम मेरा फॉर्म नंबर 16 में कंपनी ने LTA, PF का एक कंपोनेंट और मेडिकल शो नहीं किया। ओके। तो मैम ये मैं अलग से अपनी IT रिटर्न में दिखा सकता हूँ? और क्या आपका आपने जो हमें सवाल भेजा था उसमें आपने ये भी मेंशन किया था आपने कुछ 40,000 रुपए ब्रोकर को दिए थे, और इसमें हाँ जी मैडम, एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है हाँ। कि जैसे एक हमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट होता है कैश एंड कैरी में, ट्रेड में, और उसमें हम एक जो चार्जेस देते हैं जैसे ब्रोकरेज होगी, STT हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, GST होगी और सेबी चार्जेस हो गए। ओके। तो ये टोटल चार्जेस जो है ये लेस होते हैं उस ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम टैक्स के लिए। ठीक है सुनील जी। आपने जो पहला सवाल पूछा है, आपके एम्प्लॉयर ने शायद मेडिक्लेम की पॉलिसी का रिबेट आपको नहीं दिया है, तो आप उसको, अगर आपके फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर ने किसी भी कारण से कोई रिबेट नहीं भी दी है तो आप घबराइए मत, आप अपनी रिटर्न भरते वक्त उसको क्लेम कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट की रिबेट नहीं देते हैं, या अगर आपने कोई डोनेशन दिया है ATG में एलिजिबल, उसकी छूट भी आपको नहीं देते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अब जब अपना फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, उस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आप ATD में मेडिक्लेम या ATG में या जो भी छूट आपकी रह गई है आप उसको क्लेम कर लीजिए। मगर ध्यान रखिए, आपको आजकल पेपर लेस रिटर्न जाती है, आपको कोई पेपर रिटर्न के साथ नहीं लगाना होता, लेकिन जो आपके प्रूफ हैं मेडिक्लेम का, मेडिकल रिसीट्स का, या इंश्योरेंस का प्रीमियम, या ATG में डोनेशन का, वो आपको पूरा फाइल में आपके पास रखा होना चाहिए। कल को अगर आपसे पूछे डिपार्टमेंट, क्योंकि जनरली ऐसे केसों में एक टीम आ जाती है इंक्वायरी कि आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, आपने क्लेम किया है, तो आप हमें बताइए, उसका प्रूफ दीजिए, तो आपको संभाल के रखना है। जहां तक दूसरा आपका सवाल है, देखिए आप जब कोई भी कैपिटल गेन कमाते हैं शेयर्स के ऊपर, या कोई शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो दो तरीके से होती है। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेडर हैं, आप रोज ये काम करते हैं, ज्यादा ये काम करते हैं, तो वो आपकी बिजनेस इनकम या लॉस मानी जाती है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग से इनकम को बिजनेस लॉस या इनकम में कवर कर रहे हैं तो आपको STT का खर्चा भी मिलता है और ब्रोकरेज का खर्चा भी मिलता है। लेकिन अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टर दिखा रहे हैं, शॉर्ट टर्म या कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा ले रहे हैं, तो आपको STT या ब्रोकरेज का खर्चा नहीं मिलता है। उसका लॉजिक ये है क्योंकि उसमें सरकार ने आपको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का पहले ही बेनिफिट दे दिया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म से कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर में, लिस्टेड इक्विटी शेयर में, और जैसा आपने बताया फाइनेंशियल 18-19 में तो प्रोविजन नया आ गया है, 1 लाख रुपए से ऊपर वाला 10% पे टैक्सेबल होगा, खाली 10% ओनली। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो केवल 15% पे टैक्सेबल होता है। क्योंकि कैपिटल गेन में कंसेशन रेट पहले ही अवेलेबल है, इसलिए आपको ये सारी छूटें नहीं दी जाती हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। मुंबई से देवराज जी इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं। देवराज जी स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरा 26 एज फॉर्म है और मेरा फॉर्म 16 जो मेरे को एम्प्लॉयर से मिला है, उन दोनों के बीच में मेरा मिसमैच आ रहा है। और मिसमैच का रीजन जो मैंने पता किया है, क्योंकि इससे पहले मैं दूसरे डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता था और अभी मैं बैंक में काम करता हूँ, तो मेरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी भी वो मेरे पैन में वो इनकम दिखा रहा है। तो अभी मेरे को वो कैसे हटाना है एंड हाउ टू रेक्टिफाई दिस 26 एज, ताकि मैं रिटर्न फाइल कर सकूं टाइमली। ओके सुनील जी। देखिए देवराज जी, अगर ऐसी कोई इनकम आपके हेड में दिखा दी गई है जो इनकम आपकी नहीं थी, जनरली ऐसी गलती होती नहीं है, तो आप एक कंप्लेंट कर सकते हैं TDS की वेबसाइट पर जाकर, ई फाइलिंग पर जाकर, कि साहब ये इनकम मेरी नहीं है और गलती से मेरे हेड में डाल दी है, तो वो रेक्टिफाई कर देते हैं। अगर बाई चांस रेक्टिफाई नहीं होती है तब भी मत घबराइए, आपकी जो एक्चुअल इनकम है, जो आपकी सही इनकम है, उसकी जानकारी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दे दीजिए और एक रिकंसिलेशन बनाकर रख लीजिए कि साहब ये मेरी एक्चुअल इनकम थी,
ये मेरी 26 AS में इनकम आ रही थी और ये डिफरेंस का ये कारण है, और उसका पक्का दस्तावेजी सबूत आपके पास होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि जब बाद में इंटीमेशन आएगी या बाद में जब डिमांड आएगी तो आपको वो काम आएगा। इसलिए आप घबराइए मत, पहले आप डालिए कंप्लेंट कि मेरी इनकम हटा दीजिए। अगर नहीं भी हटती है तो अपनी रिटर्न में सही इनकम कैलकुलेट करके डाल दीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है सुनील जी, एक और सवाल हमारे पास जो ईमेल पर आया है वो भी जल्दी से लेते हैं। ये जो सवाल है उमा शंकर वर्मा जी का सवाल हमारे पास है। पेशे से डॉक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, इनकम टैक्स सेक्शन 192 के तहत कट रहा है और जबकि सेक्शन 194J के तहत आता है। एम्प्लॉयर से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या करें? स्वाति, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है। क्योंकि टैक्स काटने वाला कोई और है, टैक्स किसी और के अकाउंट में जमा हो रहा है, उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। मगर ध्यान रखिए, जो गलती करेगा टैक्स डिडक्टर, सरकार ने उसके लिए बड़े कड़े नियम बनाए हैं, उसको पेनल्टी भी होती है और उसको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका एम्प्लॉय, आपका जो डिडक्टर है जहां आप काम कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो एक बार उसको राइटिंग में आप मेल डालिए, उसको कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए वो ठीक कर दे। फिर भी नहीं मानता है तो आप ई फाइलिंग की TDS कंप्लेंट में जाकर आप फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आप अपने जुडिक्शन में जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स है वहां जाके मेल डाल सकते हैं। अगर फिर भी, क्योंकि 31 जुलाई ये पास में आ रही है स्वाति और रिटर्न भरने का टाइम आ रहा है, तब भी मत घबराइए, आप ठाट से अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कीजिए। जैसा आपने बताया आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर है, तो आपका 2 ऑप्शन अवेलेबल है डॉक्टर साहब। नंबर 1, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए, अपने खर्चे क्लेम कीजिए और ITR 3 फॉर्म भर दीजिए। दूसरा, अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, 44 ADA में 50% ऑफ इनकम दिखाइए, 50% आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और आप अपनी रिटर्न भर दीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई इंटीमेशन आती है, क्योंकि मिसमैच होगा, 192 में टैक्स कटा है और 194J में नहीं कटा है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं उस टाइम में विद प्रॉपर रीजनिंग एंड विद प्रॉपर योर जो आपकी मेल की ट्रेल है वो आप बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, समस्या का समाधान कई दर्शकों का हमने आज कॉलर्स का किया है, लेकिन बहुत सारे कॉलर्स हमारे पास अभी भी आ रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मनी गुरु में हर हफ्ते हम आप सबके लिए टैक्स स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे। फिलहाल सुनील गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।